नमस्कार मित्रों, आप सबका आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम शिक्षण विधियों वाला प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं और शिक्षण विधियों में आज हम पढ़ेंगे नाटक शिक्षण की विधियाँ। पिछली क्लास में हमने व्याकरण शिक्षण की विधियों को वाले प्रकरण को पूरा किया और उसमें हमने सभी शिक्षण विधियों का बारीकी से अध्ययन किया। रीट और सेकंड ग्रेड में पूछे जाने वाले प्रश्नों के हर दृष्टिकोण से हमने अध्ययन किया। आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि और व्यतिरेकी विधि, सभी विधियों में किस प्रकार से अध्ययन होता है, कौन इसके प्रवर्तक हैं, कौन से इस बात में प्रमुख होती है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरी गंभीरता के साथ, गहनता के साथ हमने विश्लेषण किया। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि अगर किसी को इससे जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी बात रख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9460611118 पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। आज हम नाटक शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे। नाटक शिक्षण की विधियां पढ़ते समय 5 प्रमुख बातों को दृष्टिगत रखा जाता है। पहला, कि नाटक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, नाटक का शिक्षण कराने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन सी है और कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो मित्रों, आरंभ करते हैं आज हम नाटक शब्द का निर्माण, यानी हम नाटक शिक्षण की विधियां पढ़ रहे हैं। नाटक शिक्षण की विधियां। सबसे पहला प्रश्न है कि नाटक शब्द किससे बना। तो मित्रों, नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु से बना है। आपसे प्रश्न कर लें कि नाटक शब्द का निर्माण किससे हुआ, तो आप कहेंगे नट धातु से बना है। नाटक शब्द निर्माण नट धातु से हुआ है। नाटक का अर्थ है अभिनय करना। अभिनय क्या करना मित्रों? अभिनय। ये नाटक का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। यानी कि नाटक शब्द का निर्माण संस्कृत के नट धातु से हुआ है। नाटक का अर्थ है अभिनय। अब अगला प्रश्न आता है कि नाटक का शिक्षण क्यों करवाया जाता है मित्रों। तो नाटक शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि बालकों को मनोरंजन के साथ साथ आदर्श प्रस्तुत करना, अर्थात बालकों के समक्ष मनोरंजनात्मक रूप में कहीं न कहीं किसी ऐतिहासिक पात्र का, किसी न किसी ऐतिहासिक विषय वस्तु को उसके सामने आदर्श रूप में प्रस्तुत करना ही नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो आप ये बात पूरी हो गई। दूसरी हम कहानी लिख रहे हैं कि नाटक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहला उद्देश्य मित्रों, मनोरंजन के साथ आदर्श प्रस्तुत करना, ये पहली प्रमुख बात है। सबसे प्रमुख उद्देश्य है नाटक शिक्षण का कि मनोरंजन के साथ आदर्श प्रस्तुत करना। ये पहली बात है कि नाटक शिक्षण इसलिए करवाया जाता है कि छात्रों के समक्ष मनोरंजनात्मक शैली में कहीं ना कहीं एक आदर्श प्रस्तुत कर देना। दूसरा, आत्म प्रकाशन की अभिव्यक्ति करवाना। आत्म प्रकाशन की अभिव्यक्ति अर्थात छात्रों ने स्वयं में क्या है उसका अभिव्यक्तिकरण करवाना, उसके अंतर्मन से क्या अभिव्यक्त हो रहा है उसका प्रकाशन करना। शुद्ध व प्रभावी, अगला प्रमुख उद्देश्य है शुद्ध व प्रभावी वार्तालाप में पारंगत करना, यानी कि छात्रों को शुद्ध और प्रभावी वार्तालाप, क्योंकि उस नाटक के दौरान अलग अलग पात्र अपने अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, अपने अपने आत्म प्रकाशन अभिव्यक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में वो अपनी बात को इस तरह रखें कि उसका जो अभिव्यक्ति है, वो जो कहना चाहता है, वो अगले के सामने एकदम प्रभावी रूप से रखा जा सके। अभिनय क्षमता विकसित करना, जो अगला बड़ा प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों में अभिनय क्षमता का विकास करना, अभिनय क्षमता विकसित करना। ये प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किया जाता है छात्रों को। साथ ही साथ एक प्रकार की विधा का ज्ञान करा देना, अर्थात साहित्य के प्रति
रुचि उत्पन्न करना, साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ऐसा साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने से अभिप्राय ये मित्रों कि भारतीय काव्य शास्त्र में, भारतीय काव्य में, हिंदी साहित्य में प्रारंभिक तौर पर प्राचीन काल में जो विधाएं थी वो पूरी की पूरी पद्य विधाएं चलती थी। आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल तक हिंदी साहित्य जगत में अधिकांश रचनाएं पद्य में हुई। लेकिन आधुनिक काल में कई गद्य विधाओं का प्रवर्तन हुआ और उन्हीं में से एक गद्य विधा थी नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में नाटकों का जनक माना जाता है। हिंदी की जो अनेक सारी गद्य विधाएं हैं जैसे नाटक, कहानी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, इन सभी विधाओं में सबसे पहली विधा नाटक ही मानी जाती है। यानी कि ये जो अनेक विधाएं हैं, जो साहित्य की अनेक विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, उन साहित्य की विविध विधाओं के साथ साथ नाटकीय विधाओं के अर्थात साहित्य की नाटकीय विधा के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना नाटक शिक्षण की प्रमुख विधाओं में का उद्देश्य माना जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नाटक शब्द का निर्माण संस्कृत की नट धातु से हुआ जिसका अर्थ है अभिनय। नाटक के प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्यों नाटक शिक्षण करवाया जाता है? सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण है मनोरंजन के साथ आदर्श प्रस्तुत करना, आत्म प्रकाशन की अभिव्यक्ति करवाना, शुद्ध व प्रभावी वार्तालाप में पारंगत करना, छात्रों में अभिनय क्षमता विकसित करना और साहित्य की विविध विधाओं में से एक विधा नाटकीय विधा के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अगली बात आती है मित्रों, नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियां। 4 प्रमुख विधियां हैं नाटक शिक्षण की। कहीं कहीं आपको 3 मिलती है। आपसे यह कभी नहीं पूछा जाता है कि नाटक शिक्षण की विधियां कितनी है, अर्थात संख्या का प्रश्न नहीं आता। सामान्यतः प्रश्न ये आता कि कौन सी विधि में क्या होता है, इस विधि के लाभ क्या है, इस विधि के दोष क्या हैं और कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियों का मैं एक चार्ट बना रहा हूं। आदर्श, इसको हम लिख सकते हैं आदर्श पठन विधि, दूसरा है आदर्श अभिनय विधि, आदर्श अभिनय विधि। हम अभी चर्चा करेंगे इन दोनों विधियों को। कहीं कहीं व्याख्यान विधि के नाम से भी देखने को मिलता है। क्यों ऐसा कहता है, अभी हम चर्चा करेंगे। अगला है रंगमंच अभिनय विधि, रंगमंच अभिनय विधि, और अगला है कक्षा कक्ष अभिनय विधि। कक्षा कक्ष अभिनय विधि, ये नाटक शिक्षण की विधियां हैं। मैं इसको इस चार्ट के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूं, हमने हिंदी भाषा शिक्षण की जो विधियां पढ़ी है कई तरीकों से पढ़ी है। जैन साहब आसिमा जी का भी प्रश्न था कि विधियों को हम कैसे विभाजित करें। कई आप पुस्तकें पढ़ी है आपने, और भी कई विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए हैं, मैंने उनसे वार्तालाप भी की है। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग ये जो विधियां पढ़ रहे हैं इसको हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। पहले हमने हिंदी भाषा शिक्षण की प्रारंभिक विधियां पढ़ी, जिसमें जब बालक विद्यालय में जाता है आरंभिक तौर पे उसे आप किसी भी भाषा का अध्ययन कराओगे, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उस भाषा में जब आप उसे अध्ययन आरंभ करेंगे तो कौन सी आरंभिक यानी पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पे कौन सी विधियों को अपनाएंगे। उनमें हमने कुछ विधियों की चर्चा की जो हमारी हिंदी की परंपरागत विधियाँ थी। फिर कुछ ऐसी विधियाँ थी जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की विधियाँ थी, जिस पर पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का प्रभाव है। अर्थात उन्हें हम यूँ कह सकते हैं कि जो आधुनिक युग में भाषा में जो शिक्षण की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिन विधियों का परिवर्तन हुआ, उन विधियों को के बारे में पढ़ा। जैसे हमने खेल विधि पढ़ी, मॉन्टेसरी विधि पढ़ी, जैक्टॉट विधि पढ़ी, फ्रोबेल का किंडरगार्टन विधि पढ़ी।
फिर हम उसके बाद हम आगे चले कि जब प्राथमिक स्तर से आगे बालक बढ़ जाता है आगे पढ़ते पढ़ते, तो प्राथमिक स्तर के बाद और हमने पढ़ा कि व्याकरण का भी ज्ञान हम बालक को कराते हैं। इसलिए हमने प्राथमिक स्टैंडर्ड के बाद आने के बाद व्याकरण शिक्षण की विधियों की चर्चा की और वहाँ ये देखा कि कब से व्याकरण का शिक्षण आरंभ करना चाहिए। अब जब बालक और आगे बढ़ रहा है तो वो साहित्य के अलग अलग विधाओं की भी तो जानकारी प्राप्त कर रहा है। अब साहित्य की बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे कि कहानी शिक्षण की विधि, कविता शिक्षण की विधियाँ, कि आप कविता का शिक्षण कराओगे तो आपको अलग तरीके से प्रस्तुत होना पड़ेगा। हमने पढ़ा शिक्षण विधियों का मतलब क्या है, अलग अलग प्रकार के विषय, अलग अलग प्रकार के प्रकरणों को पढ़ाने के तरीके को ही शिक्षण विधियों के नाम से जाना जाता है। अगर आप बालक को नाटक पढ़ा रहे हैं तो आपको अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। नाटक के दौरान कई अलग प्रकार के अभिनय आपको करने पड़ते हैं। कविता पढ़ा रहे हैं तो आपको लयात्मकता का सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, रसानुभूति का ध्यान रखना पड़ता है, जो रस है उसमें वो बालकों के हृदय में उद्घाटित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। गद्य पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य कुछ अलग होता है, कहानी पढ़ाते उसका कुछ उद्देश्य अलग होता है। तो अलग अलग प्रकार की विधाएं पढ़ाई जाती है। अभी जो हम विधियां पढ़ रहे हैं, आज नाटक शिक्षण की विधि पढ़ा रहे हैं कि एक शिक्षक जब कक्षा में बालकों को नाटक का शिक्षण कराएगा तो वो कौन कौन सी प्रमुख विधियों का सहारा लेता है, किन किन विधियों में क्या क्या होता है, कौन सी विधि उपयुक्त है। तो हमने 4 प्रमुख विधियां यहाँ पर आपके सामने लिखी है। आदर्श पठन विधि, छोटी छोटी विधियां हैं। आदर्श अभिनय विधि, हमने कहा कहीं कहीं ये व्याख्यान विधि के नाम से मिलती है, दोनों को एक जगह शामिल कर लिया जाता है। रंगमंच अभिनय विधि और कक्षा कक्ष अभिनय विधि, बिल्कुल छोटी छोटी विधियां हैं। छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं मित्रों। सबसे पहली है आदर्श पठन विधि। क्या होता है आदर्श पठन विधि में? आदर्श पठन विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष नाटक के जो पात्र हैं उन पात्रों के संवादों का आदर्श रूप में वाचन करता जाता है। यानी कि जो आपका नाटक है उस नाटक में जो पात्र हैं उन पात्रों के जो अलग अलग संवाद है उन संवादों का आदर्श रूप में, शुद्ध रूप में आदर्श पठन करता है, वाचन करता है, इसलिए इसे आदर्श पठन विधि कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर वो पठन कर रहा केवल। आदर्श अभिनय विधि में क्या होता है, शिक्षक छात्रों के समक्ष पठन तो कर ही रहा है लेकिन उस नाटक के पात्रों, जो पात्र हैं उनका साथ साथ में अभिनय भी करता है, इसलिए इसे आदर्श अभिनय विधि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक नाटक है जिसमें 5 पात्र हैं, 5 पात्रों के अलग अलग संवाद है, वो प्रत्येक संवाद के साथ साथ उसका अभिनय भी करता है, इसलिए इसे आदर्श अभिनय विधि कहा जाता है। अब प्रश्न है कि इन दोनों को आपने एक साथ कैसे कर दिया? एक साथ इसलिए किया मित्रों, यहां हम कह रहे थे केवल पठन कर रहा है इसलिए हमने आदर्श पठन कह दिया। यहां पठन के साथ साथ वो क्या कर रहा है, अभिनय भी कर रहा है, इसलिए आदर्श अभिनय कह दिया, क्योंकि वो आदर्श रूप में छात्रों के साथ हम समक्ष अभिनय प्रस्तुत कर रहा है। प्रश्न ये था कि इन दोनों को व्याख्यान क्यों कह रहे थे? व्याख्यान इसलिए कह रहे थे कि इस विधि को एक साथ हमने कर दिया कि शिक्षक आदर्श रूप में पठन अर्थात व्याख्यान के माध्यम से अभिनय भी साथ साथ करता जाता है, इसलिए इसे व्याख्यान विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगली आती है मित्रों रंगमंच अभिनय विधि। बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं दोनों। अगली रंगमंच अभिनय विधि क्या होती है? रंगमंच अभिनय विधि का प्रयोग सामान्यतः विद्यालय के वार्षिकोत्सव अथवा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि अवसरों पर एक विद्यालय में एक रंगमंच तैयार कर लिया जाता है और उस रंगमंच पर पात्र के मुताबिक कुछ विद्यार्थियों को अलग अलग पात्र बना करके रंगमंच पर जब उस नाटक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो उस विधि को रंगमंच अभिनय विधि कहा जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए विद्यालय का एनुअल फंक्शन है, वार्षिक उत्सव है, उस वार्षिक उत्सव में आपने कोई एक नाटक का मंचन किया तो वहाँ पर आपने क्या किया, विद्यालय में पहले एक रंगमंच तैयार किया और उस रंगमंच पर जो छात्र उसके उस नाटक में को पूरी तरह से उसको कर सकने के जो योग्य होते हैं, ये इसका सबसे बड़ा हम दोष बताएंगे अभी, क्योंकि इस विधि में सभी छात्रों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है।
मान लीजिए कक्षा में 20 विद्यार्थी है, नाटक जो हो रहा है मंचन रंगमंच पर, उसमें 5 ही पात्र है, तो उन 5 लोगों को ही अवसर मिलेगा और उसमें भी उन्हीं लोगों का अवसर मिलेगा जो कि उन पात्रों को पूरी तरह से, उन पात्रों का अभिनय कर सकने की पूरी क्षमता रखते हो। ऐसे ही विद्यार्थियों को वहां पर अवसर मिलता है। एक बार फिर सुनिएगा, विद्यालय के वार्षिक उत्सव, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस आदि पर एक रंगमंच तैयार करके जब किसी नाटक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो उस विधि को रंगमंच अभिनय विधि कहा जाता है। इस विधि का दोष यह है कि ये खर्चीली है, क्योंकि इसके लिए वहाँ पर जब आप रंगमंच पर अभिनय करोगे तो विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं को आपको खरीदना पड़ेगा। जिस प्रकार के पात्र उसी प्रकार की वेशभूषा लेनी होगी, उसी प्रकार का रंगमंच आपको तैयार करना होगा। सभी प्रकार की रंगमंच करने की जो सामग्रियां हैं अभिनय करने के लिए वो आपको उपलब्ध करानी होगी, तब जाकर के होगा, इसलिए खर्चीली है। दूसरा है कि अगला इसका दोष ये है कि लाभ हम बाद में पढ़ेंगे, इसका एक ही सबसे बड़ा लाभ है, सभी छात्रों को अवसर प्रदान नहीं होता, अवसर प्रदान नहीं करती। यानी कि विधि सभी छात्रों को अवसर प्रदान नहीं करती है, क्योंकि जितने पात्र होंगे उतने ही विद्यार्थियों को अवसर प्रदान होगा और उन्हीं में से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को अवसर प्रदान होगा जो कि इस नाटक के पात्रों के मुताबिक पूरी तरह से अभिनय कर सकने की योग्यता रखते हो। अगला है, इसमें लाभ यह है कि प्रत्यक्ष रूप में, अर्थात देखी गई वस्तु है, प्रत्यक्ष अथवा देखी गई होने के कारण मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालती है, मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालती है। यानी इस विधि के माध्यम से अध्ययन करने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि विद्यार्थी जब स्थायी आँखों से कोई चीज़ देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप में किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो अर्जित ज्ञान ठोस और स्थायी होता है, मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालता है। नाटक की उपयुक्त विधि तो है लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। अगर आपसे कहे कि नाटक शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आप कहेंगे कक्षा कक्ष अभिनय विधि। ये अगली विधि है मित्रों, कक्षा कक्ष अभिनय विधि। क्या होती है कक्षा कक्ष अभिनय विधि? इस विधि में शिक्षण कराते समय नाटक की सबसे उपयुक्त विधि है, कम खर्चीली है, सभी छात्रों को पूरा अवसर प्रदान करती है, प्रत्येक छात्र को बोलने का, अपनी अभिव्यक्ति कौशल क्षमता को विकसित करने का पूरा अवसर प्रदान करता है, इसलिए ये विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया है कि नाटक शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आप कहेंगे कक्षा कक्ष अभिनय विधि सर्वाधिक उपयुक्त है कि इसमें बहुत सारे लाभ है, डिमेरिट्स इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें दोष है ही नहीं, सारे के सारे क्या है, लाभ है। इसलिए ये देखिए अभी हमने लिखा कि रंगमंच अभिनय नाटक की उपयुक्त विधि है लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसमें सभी छात्रों को अवसर प्रदान नहीं होता, विधि का बार बार प्रयोग नहीं हो सकता, केवल रंगमंच अभिनय के दौरान ही इसका प्रयोग होता है, इसलिए ये सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है? कक्षा कक्ष अभिनय विधि है। अब प्रश्न ये कि कक्षा कक्ष अभिनय विधि में अध्ययन कैसे होता है, तो इस विधि में अध्ययन कराते समय शिक्षक छात्रों को, कक्षा कक्ष अभिनय विधि में अध्ययन कराते समय शिक्षक क्या करेगा, एक बार इसको समझो। इस विधि में अध्ययन कराते समय शिक्षक सभी विद्यार्थियों को, अथवा अगर विद्यार्थी ज़्यादा है तो बारी बारी से अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग पात्र मानकर उन पात्रों के संवाद विद्यार्थियों को याद करवा दिए जाते हैं। मान लीजिए एक कक्षा में 20 छात्र हैं, शिक्षक क्या करेगा, अब कोई नाटक है और उसमें 5 पात्र हैं, तो शिक्षक उन 5 विद्यार्थियों को 5 अलग अलग पात्र मान लेगा, जैसे राम, श्याम, सीता, लक्ष्मण, भरत, ये 5 पात्र उन्होंने मान लिए। अब वो 5 पात्रों के प्रत्येक पात्र का संवाद एक विद्यार्थी को याद करवा देगा।
संवाद याद कराने के बाद वो प्रत्येक विद्यार्थी से उस संवाद की अभिव्यक्ति करवाई जाती है। उस अभिव्यक्ति के साथ साथ वो विद्यार्थी उसका अभिनय भी करता है, अर्थात कक्ष में ही प्रत्येक छात्र से प्रत्येक पात्र मानकर उससे संवाद के साथ साथ अभिनय करवाया जाता है, इसलिए इसे कक्ष अभिनय विधि कहा जाता है। ये विधि व्याख्यान अथवा आदर्श अभिनय विधि का परिष्कृत रूप है। प्रश्न आता है कि नाटक शिक्षण की आदर्श अभिनय विधि का परिष्कृत रूप है, तो आप उत्तर क्या देंगे? कक्ष अभिनय विधि है। यानी आप लिख सकते हैं ये विधि आदर्श अभिनय अथवा या दूसरा इसका नाम हम कह सकते दोनों को मिलाकर के व्याख्यान विधि का आदर्श रूप है। आदर्श रूप है यानी कि विधि कक्ष अभिनय विधि जो है आपकी व्याख्यान विधि का आदर्श रूप है। आदर्श रूप क्यों है मित्रों? देखो यहां पर भी क्या कर रहा है, प्रत्येक छात्र को उस पात्र अथवा मान करके उसके अभिव्यक्ति करनी होती है, साथ साथ अभिनय करना होता है। यहाँ क्या करता है, शिक्षक आदर्श रूप में प्रत्येक पात्र के संवाद का उच्चारण करता है, साथ साथ उसका अभिनय भी करता है। इसलिए कक्ष अभिनय विधि व्याख्यान या आदर्श अभिनय विधि का परिष्कृत रूप है। अध्ययन कैसे होगा? हमने अभी बताया कि इस विधि में अध्ययन कराते समय शिक्षक छात्रों को प्रत्येक पात्र मानकर उनके संवाद उन्हें याद करा दिए जाते हैं, फिर वो छात्र उस संवाद को अभिनय के साथ भी पूरा करता है, इसलिए कक्ष अभिनय विधि मानी जाती है। इस विधि का लाभ यह है कि प्रत्येक छात्र को अपनी अभिव्यक्ति क्षमता, आत्म प्रकाशन, अभिनय कला में निपुणता हासिल करने का अवसर प्रदान करती है। छात्रों को शुद्ध और वार्तालाप में पारंगतता हासिल करने का अवसर प्रदान करती है। सस्ती है, खर्चीली नहीं है, जितनी बार चाहें समय के अनुकूल उसे बार बार रिपीट किया जा सकता है। इसलिए ये नाटक शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। कौन सी भाई? सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। कौन सी मित्रों? कक्ष अभिनय विधि। ये थी मित्रों हमारी नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियां। अगली हम पढ़ेंगे गद्य शिक्षण की विधियां। किसकी मित्रों? गद्य शिक्षण की विधियां। दो विधियों को आज बारे में पढ़ेंगे। एक तो नाटक की हमने चारों पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं गद्य शिक्षण की विधियां। वही प्रमुख बातें यहां पर देखने की होगी कि गद्य शिक्षण क्या है, गद्य शिक्षण कराने के प्रमुख उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है और उसमें अध्ययन कैसे करवाया जाता है। तो मित्रों, गद्य शब्द का निर्माण संस्कृत की गद्य, ये गद्य शब्द है, यहाँ गद्य लिख रहे हैं हम, द दवाद वाला लिख रहे हैं भाई। गद्य धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है स्पष्ट करना। गद्य धातु से बना है, गद्य धातु से बना है जिसका अर्थ है स्पष्ट करना। स्पष्ट करना। अब प्रश्न है कि क्या स्पष्ट करना, तो उसका उत्तर यह है मित्रों, शब्दार्थ यानी ऐसे शब्द जिसका कोई न कोई अर्थ हो, शब्दार्थ युक्त भाषा में या शब्दार्थ युक्त जो अभिव्यक्ति है, भाषा है, उसका सरल सुग्राह्य शब्दों में स्पष्टीकरण करना ही गद्य के नाम से जाना जाता है। तो शब्दार्थ युक्त भाषा यानी भाषा हो जिसमें जो शब्द हैं उनके अर्थ हो, शब्दार्थ युक्त भाषा में सरल व सुग्राह्य। सरल व सुग्राह्य इसलिए कहा कि उसका जो श्रोता है, अर्थात मैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करूं, ऐसे शब्द प्रयोग करूं जो लोक प्रचलित हो, उन शब्दों में अर्थ निहित हो,
लेकिन मेरा श्रोता अथवा मेरे द्वारा लिखी गई बात के दौरान मेरा पाठक मेरे विचारों को, मेरे भावों को सरल और सुग्राह्य, यानी उसके लिए वो सरल हो, सुग्राह्य हो, इजी वे में वो समझ सकता हो, ऐसी मेरी अभिव्यक्ति, ऐसा मेरा स्पष्टीकरण ही गद्य के नाम से जाना जाता है। सरल व सुग्राह्य हो उसे गद्य कहा जाता है, उसे गद्य कहा जाता है। एक और हम परिभाषा लिख सकते हैं, छंदहीन, यानी बिना छंदों की, बिना लय वाली, बिना ताल वाली, बिना तुक वाली जो रचनाएं हैं उसे भी हम गद्य कह सकते हैं। छंदहीन रचना, छंदहीन रचना गद्य कहलाती है। छंदहीन रचना गद्य कहलाती है। ये गद्य की परिभाषा है, ये गद्य शब्द का निर्माण है। गद्य शब्द का निर्माण गद्य धातु से हुआ, जिसका अर्थ है स्पष्ट करना। क्या स्पष्ट करना? तो शब्दार्थ युक्त भाषा, यानी मेरी ऐसी भाषा जिसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अर्थ हो और उसे मैं सरल और सुग्राह्य रूप में व्यक्त करूं, स्पष्ट करूं, उसे ही गद्य कहा जाता है अथवा छंदहीन रचना गद्य के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न आता है कि गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पिछली बार रीट में पूछा गया था कि शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य रचना, पद्य रचना, कोई नहीं। तो मित्रों, गद्य शिक्षण अर्थात शब्द भंडार में वृद्धि के लिए गद्य शिक्षण सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। छात्रों की सृजनात्मक शक्ति, स्मरण शक्ति विकसित करने का सर्वाधिक बेहतर तरीका है। शुद्ध, स्पष्ट विरामों के साथ, गति के साथ अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए गद्य का प्रयोग किया जाता है। छात्रों के उच्चारण को शुद्ध करने के लिए गद्य विधा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ व्याकरणिक नियमों का ज्ञान कराने के लिए भी गद्य विधाएं पढ़ाई जाती है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा, लेकिन इसको समझिए पहले कि साहब गद्य पढ़ा रहे हो, ये व्याकरण की चर्चा कैसे होगी। तो मित्रों, आपको पता होगा, हमने कुछ विधियां पढ़ी। एक विधि आपको पता हो तो हमने एक विधि पढ़ी थी व्याकरण की, आगमन विधि। और आगमन विधि के दौरान आगमन के दो रूप थे, एक प्रयोग और एक सहयोग। सहयोग विधि में आपने ये पढ़ा कि किसी दूसरी गद्य रचना को पढ़ाते समय उसमें प्रयुक्त होने वाली भाषिक शब्दावली, उसमें प्रयोग होने वाले भाषिक तत्वों के सहारे से छात्रों को व्याकरण का ज्ञान करवा दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि बात रिकॉल हुई होगी। उसके साथ साथ हमने भाषा संसर्ग विधि पढ़ी। भाषा संसर्ग विधि में हमने पढ़ा कि और वहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी विधि जिसमें व्याकरण का शिक्षण स्वतंत्र नहीं होता लेकिन फिर भी व्याकरण का ज्ञान हो जाता है। भाषा संसर्ग विधि हमने पढ़ी। सम प्लस सर्ग, साथ साथ चलना, संपर्क में लाना। संसर्ग का अर्थ है साथ साथ चलना अथवा उसके संपर्क में लाना, पास में लाना। वहाँ पर भी हमने अध्ययन किया। तो भाषा संसर्ग विधि में आपने देखा कि शिक्षक विद्यार्थियों को किसी प्रसिद्ध लेखक की कुछ गद्य रचनाएं उनको पढ़ने के लिए देता है। प्रसिद्ध और प्रभावशाली बेहतरीन अच्छे लेखक होते हैं तो उनकी भाषा शैली मजबूत होती है और उस भाषा शैली के साथ साथ बालक उस गद्य रचना के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। तो स्पष्ट है कि गद्य शिक्षण करवाने के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। पहला, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। रीट में प्रश्न पूछा जा चुका है। छात्रों की सृजनात्मक शक्ति अर्थात अलग अलग गद्य विधाओं का सृजन करने की शक्ति, याद रखने की स्मरण शक्ति का विकास करने में भूमिका अदा करती है। अर्थ ग्रहण की शिक्षा देने में काम आती है। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति इससे करवाई जा सकती है। शुद्ध, स्पष्ट गति के यति के साथ अलग अलग स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करने वाली सबसे बड़ी कहानी है, क्योंकि पद्य में विराम का अधिकतम प्रयोग नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 2 विराम चिन्ह चलते हैं, अल्प विराम और पूर्ण विराम। भांति भांति के विराम चिन्ह जैसे कि अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह,
हंस पद जिसको लाघव पद भी हम कहते हैं, ये अलग अलग विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अलग योजक चिन्ह, अलग अलग प्रकार के व्याकरण के जो चिन्ह हैं, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली विधा है कौन सी मित्रों? गद्य शिक्षण है। तो आप लिख सकते हैं कि गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होंगे। नंबर 1 हम कह सकते हैं सृजनात्मकता व स्मरण शक्ति के विकास हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त तौर पर हम लिख रहे हैं शब्द भंडार में वृद्धि सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ चुका है कि शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण। शब्द भंडार में वृद्धि हेतु, शब्द भंडार में वृद्धि हेतु इसका प्रयोग किया जाता है शुद्ध, स्पष्ट वाचन, शुद्ध स्पष्ट लय, ये कह सकते हैं लय गति के साथ वाचन, विराम चिन्हों के प्रयोग संबंधी ज्ञान, उसके साथ साथ व्याकरण का ज्ञान, पूर्ण व्याकरण का ज्ञान कराना। ये व्याकरण का ज्ञान कैसे कराते तो हमने पढ़ा है कि एक तो सहयोग प्रयोग विधि थी, आगमन शिक्षण की आगमन जो विधि पढ़ी हमने उसका एक रूप था, एक प्रयोग और एक सहयोग। जो सहयोग रूप है उसमें अध्ययन इसी तरह होता है। अभी हमने चर्चा की कोई भी गद्य रचना पढ़ाते समय उसमें जो भाषिक तत्व प्रयोग होते हैं, जो भाषिक शब्दावली प्रयोग होती है, उसके माध्यम से बालकों को व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। तो भाषा संसर्ग विधि में भी इसी तरह से अध्ययन होता है, तो वहाँ पर भी बालक व्याकरण का ज्ञान प्रदान करता है। इसके साथ हमने और हम यूँ कह सकते हैं कि जो स्वराघात है, बलाघात है, कहाँ कौन से शब्द को बल के साथ बोलना है, किसको कम बल के साथ बोलना है, आदि सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गद्य शिक्षण करवाया जाता है। अगला आता है मित्रों गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। तो गद्य शिक्षण की 2 प्रमुख विधियाँ हैं। कहीं कहीं इनको 3 भाग में बांट देते हैं, 1 के 2 रूप कर देते हैं। मोटे तौर पे गद्य शिक्षण की 2 प्रमुख विधियां हैं, एक तो वर्णन विधि और एक व्याख्या विधि। गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि में पहली है वर्णन विधि और दूसरी है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि, कहीं कहीं इस व्याख्या विधि का जो नाम है वो आदर्श रूप अथवा अर्थबोध विधि भी मिलता है। अर्थबोध विधि, विधि में होता क्या है आप समझिए, कहीं कहीं इसको आदर्श विधि भी कहते हैं। आदर्श विधि भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी हम आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहला है कि वर्णन विधि क्या है। बिल्कुल सरल तरीका है, सरल विधि है, समझिएगा आप इसको। ये उपयुक्त विधि है, उच्च स्तर पर प्रयोग होती है, इसका सभी स्तर पर प्रयोग किया जाता है। वर्णन विधि क्या होती है? वर्णन विधि के दौरान शिक्षक छात्र के शब्दों में जो विषय वस्तु है उसका वर्णन करवाता है, इसलिए कि छात्र की जो अभिव्यक्ति है उसका परिष्कार किया जा सके और उसकी अवलोकन क्षमता का विकास किया जाता है। यानी कि बिल्कुल सिंपल विधि है वर्णन विधि, नाम से स्पष्ट है, वर्णन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? वर्णन करा रहे हैं। यानी कि शिक्षक छात्रों को उन्हीं के शब्दों में दी गई रचना अथवा पढ़ाई जाने वाली रचना की छात्रों के ही शब्दों में अभिव्यक्ति करवाने का प्रयास करता है, उन्हीं के शब्दों में उसका वर्णन कराने का प्रयास करता है, जिससे कि छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कर सके, साथ ही साथ छात्रों की अवलोकन क्षमता का विकास परिष्कार कर सके। इसलिए इसे वर्णन विधि के नाम से जाना जाता है। दूसरी है व्याख्या। अर्थबोध या आदर्श विधि उपयुक्त मानी जाती है, उच्च स्तर पर उपयोगी विधि है।
उच्च स्तर पर प्रयोग में ली जाती है। प्रश्न आता है कि व्याख्या विधि या अर्थबोध विधि अथवा आदर्श विधि किस स्तर पर उपयोगी है, तो आप कहेंगे उच्च स्तर पर उपयोगी है। इस विधि में क्या होता है, क्यों इसको व्याख्या कह रहे हैं, क्यों इसको अर्थबोध कहते हैं, क्यों इसको आदर्श कहते हैं, ये सारी बातें इसके अध्ययन के तरीके के दौरान पता चलेगा। आदर्श इसलिए कहते हैं कि इस विधि में अध्ययन कराते समय शिक्षक एक तरह से हर्बर्ट के जो सिद्धांत है पंचपदीय विधि के, उन सिद्धांतों का पूरी तरह से यहाँ पर उनकी पालना करता है। अर्थात शिक्षण उसी तरह से क्रमबद्ध रूप में कराता है। प्रस्तावना पद रखना, उद्देश्य कथन रखना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तुतिकरण के बाद सारी बातें, उसका प्रसंग, उसकी सारी बातों का मूल्यांकन करना, इसलिए हम इसको आदर्श विधि भी कह सकते हैं। व्याख्या विधि और अर्थबोध विधि क्यों कह रहे, इसलिए इस विधि में, हालांकि अभी हमने आपको बताया कि उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस विधि में शिक्षक अध्ययन कराते समय आई हुई रचना, अर्थात जो पढ़ाई जाने वाली रचना है, उस रचना की संपूर्ण व्याख्या करता है। अर्थात वह रचना कहाँ से ली गई है, क्या प्रसंग है, उसका लेखक कौन है, उस लेखक का पूरी तरह से परिचय करना, अर्थात उसका जो रचनाकार है उस रचनाकार की का पूरी तरह से परिचय देना, उसकी व्याख्या करना, उस रचनाकार ने और कौन कौन से साहित्य का सृजन किया है उसकी पूरी जानकारी कराना, साथ ही साथ उस रचनाकार के जीवन परिचय की जानकारी की देना, उसकी व्याख्या करना, और जो रचना है उसका पूरी तरह से केंद्रीय भाव समझाना, अर्थात उसमें निहित अर्थ का बोध करा देना। और किसी भी गद्य रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि व्याख्या करते हुए उसके अर्थ का बोध करा देना, इसलिए इसे अर्थबोध विधि भी कहा जाता है। अर्थात शिक्षक कक्षा में अध्ययन कराते समय सर्वप्रथम रचनाकार के जीवन परिचय, रचनाकार के साहित्य सर्जन की जानकारी देता है, जो विषय वस्तु है उसकी पूर्ण व्याख्या करता है, मूल विषय वस्तु पढ़ाई जाने वाली उसकी संपूर्ण व्याख्या करता है, साथ साथ उसके अर्थ का बोध कराता जाता है, और अंत में उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमें क्या सीखना चाहिए इत्यादि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते अध्ययन कराया जाता है। अर्थात आदर्श रूप में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन कराया जाता है, इसलिए इसे आदर्श विधि भी कहा जाता है। एक प्रश्न आया पिछली बार कि पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठ कितने प्रकार के होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामान्यतः आपको कहीं पुस्तकों में नहीं मिलेगा। ये विधियों वाली बात समझ में आई। दो विधियां हैं, वर्णन विधि और व्याख्या विधि। व्याख्या विधि को आदर्श विधि या अर्थबोध विधि भी कहते हैं, उपयोगी है, उच्च स्तर पर उपयोगी है। गद्य की सर्वाधिक उपयुक्त विधि भी यही है। कैसे अध्ययन होता हमने आपको समझाया। अब एक प्रश्न आता है कि पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठ कितने प्रकार के होते हैं। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठ दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो कथा और दूसरा आख्यायिका। कथा और आख्यायिका क्या होता है अभी हम आपको समझा रहे हैं। गद्य रचना है लेकिन उसके दो रूप बता रहे हैं। एक तो कथा यानी पठन पढ़ाने के दृष्टिकोण से, एक तो कथा और एक आख्यायिका। कथा और आख्यायिका में अंतर क्या है। कथा उसको कहते हैं जो कि पौराणिक हो, प्राय बड़ी होती है, पौराणिक होती कथाएं, यानी कि गद्य में ऐसी रचनाएं जो कथात्मक तौर पे हो किंतु पौराणिक हो, प्राय बड़ी हो। जबकि आख्यायिका इस प्रकार की विधाएं होती है जो शिक्षाप्रद तो होती है, शिक्षाप्रद हो, लघु हो और काल्पनिक हो। यानी कि गद्य की ऐसी विधाएं जो छोटी हो, शिक्षाप्रद हो, साथ साथ काल्पनिक हो, उन्हें आख्यायिका कहा जाता है। अर्थात गद्य की उन विधाओं को आख्यायिका रूप कहा जाता है। जबकि जो बड़ी हो, पौराणिक हो, अर्थात प्राय काल्पनिक नहीं हो, परंपरा से चली आ रही हो, ऐसी विधाओं को कथा के नाम से जाना जाता है। ये था मित्रों हमारा गद्य शिक्षण की विधियाँ। आज की इस क्लास में इतना ही। किसी को किसी विषय वस्तु से कोई समस्या आ रही हो, समझने में नहीं आ रही हो, तो मैंने बताया है कमेंट बॉक्स में अथवा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संवाद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
इस क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।